नमस्कार, मैं तुम्हारा भूमिष्ठ रोहित शर्मा। बजट सत्र चल रहा है और भाजपा की तरफ से यूं कहे एनडीए की तरफ से एक बजट पेश किया गया है। उस बजट पर लगातार बहसें चल रही है, जनता के बीच भी, सबके बीच भी और विपक्षी दलों के बीच भी। इन तमाम बहस के बाद जो चीजें निकल के आ रही है, वो क्या निकल के आ रही है, हम आज जानेंगे अपने गेस्ट शशिकांत जी से। मैं बता दूं, शशिकांत क्रांतिकारी किसान यूनियन जो संयुक्त किसान मोर्चा का एक पार्ट है, उसके यूपी प्रभारी हैं। यूपी में भाजपा को बहुत ही बड़ी पटखनी दी गई है, तो उनकी आवाज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है, हर किसानों को भी सुनाई पड़ रही है, भारत लोग सुन ही रहे हैं। हम इस बजट के लिए एक पेपर का यूज कर रहे हैं, अखबार का, और अखबार ये है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर अखबार ने 10 बात जो बजट करके प्रचारित किया है, हम उस पर ही केंद्रित करेंगे चीजों को कि कैसे ये जनता को भरमाने का काम ये मीडिया, ये गोदी मीडिया और सरकार कर रही है। शशिकांत जी, आपका समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, नमस्ते जी। जी शशिकांत जी, बजट सत्र चल रहा है और वहां पर भारी गहमा-गहमी और काफी जोरदार बहसें चल रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ और एनडीए गठबंधन की ओर से तक की नौबत आ गई है। आज तो लोग जाति के बारे में पूछ रहे हैं संसद में। बहरहाल पिछले में 10 पॉइंट आउट करते हुए इस बजट को सुर्खियां दी है मीडिया के माध्यम से। हम उस 10 सुर्खी जो अखबार ने बनाया है, मीडिया ने बनाया है, उस सुर्खी को केंद्रित करते हुए हम सवाल पूछेंगे, आप इसको देख लें। इसके साथ ही हम आपको एक और बधाई देंगे कि आपने इस बजट का विरोध करते हुए पूरे भारत में जलाने का प्रयास किया है, जलाया है। खासकर पंजाब में, पंजाब किसानों ने पट्टियों को जलाया है, बहुत ही बड़ी बात हुई है। मेरे पास एक क्वेश्चन रहेगा, जो इस 10 बात जो किया गया है, उसमें पहली बात है, खोज रहा हूं मेरे लिए क्या है। पहली, रोजगार पाने वालों को 3 किस्त में 15,000 देंगे, पर क्या कहेंगे आप, इस सुर्खियों पर क्या है? देखिए, सरकार ने पहली बार किस्त में 15,000 देने की बात कही है, लेकिन आप देखिए इसके पीछे क्या तर्क है। वो कहते हैं 1 करोड़ रोजगार जो है 5 साल में देंगे, यानी 20 लाख रोजगार, और वो भी संविदा पर होंगे। इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप वालों को दिया जाएगा 5,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर एक सस्ता मजदूर देने की। इन कारखाना, फैक्ट्री और जो कंपनियां हैं, कारपोरेट जगत है, इसको एक सस्ता मजदूर देने का एक इन्होंने कानूनी अमली जामा पहनाया है। 5,000 रुपया तो आज समझ लीजिए कि न्यूनतम वेतन है जो उसका वायलेशन है एकदम से। अकुशल मजदूर जिसको बोलते हैं, यानी कि अप्रेंटिस में आप कम से कम कुशल नहीं तो अकुशल मजदूर का तो कम से कम वेतनमान देंगे ही। लेकिन 5,000 रुपये महीने की वेतन में ये कह के अपनी जो पीठ थपथपा रहे हैं, असल में इन्होंने कारपोरेट जगत का काम किया है। ये कोई नए रोजगार उत्पन्न नहीं कर रहे, पहले से ही अप्रेंटिस में रोजगार दिए जाते थे। सरकार केवल ये कर रही है कि जो हमारे सरकारी खजाने का पैसा है, कंपनियां कंपनियां कोई लॉस में नहीं है, अकूत माल कमा रही हैं। जिस कंपनी को देखो उसके प्रॉफिट आसमान छू रहे हैं, लेकिन उन कंपनियों को इनडायरेक्ट वे में अब सरकारी पैसा पहुंचाया जाएगा। ये जो है 3 किस्तों के जरिए। तो ये एक तो उनको 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 सहायता देने का काम है। इसमें किसी भी तरह से मजदूर को या जो श्रमिक है उसको कोई मदद देने की वाली बात नहीं है। उसको तो घोषित कर दिया कि 5,000 रुपये में तुम्हें पूरी साल काम करना है। तो ये सरकार का ये रवैया जो है धोखाधड़ी का है, और मीडिया इसमें एक अच्छे जो रोल अदा कर रहा है, बिना अध्ययन के वो जनता में भ्रम फैला रहा है, और जनता के इनके जो कारपोरेट जगत के हित में ही मीडिया काम कर रहा है, मुख्य जो मीडिया है। जी शशिकांत जी, मैं इसमें ये चीज,
ये संसद में घोषणा किया गया था वित्त मंत्री द्वारा, लेकिन जब ये बाहर निकल के आती है संसद से तो ये घोषणा करते हम पूंजीपतियों को मनाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे गिड़गिड़ाएंगे कि आप इन लोगों को ले लीजिए इंटर्नशिप पर। बहुत बड़ी बात हो गई है, मतलब निजता की हद हो गई, नीचे गिर करके घिसियाने वाली बात हो गई। बहरहाल हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है जो दैनिक भास्कर अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है, वो ये युवा हूं, कैरियर के लिए क्या किया। 500 कंपनियों में 1 करोड़ को 5,000 प्रति माह का इंटर्नशिप। खैर अपने उसी में टैली हो गया है, ठीक है। हाँ। मैं इसके आगे चलता हूँ। नंबर पर स्टूडेंट हूँ, मुझे बजट में क्या राहत दी। देश में उच्च पर 10 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज की छूट। देखिए सवाल यह है कि विद्यार्थी को लोन नहीं चाहिए, किसी विद्यार्थी ने लोन नहीं मांगा। सरकार वो चीज दे रही है जो विद्यार्थी चाहते ही नहीं है। विद्यार्थी के लिए 10 लाख तक लोन बढ़ाने में खुशी नहीं है हमको। यानी इसका मतलब आपने 10 लाख तक फीस बढ़ा दी, यानी कि आप फीस वृद्धि कर रहे हैं। सीधे सीधे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें लगातार सरकारी सीट तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन अब देखिए एएमयू, जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप जो है सेल्फ फाइनेंस सीटों की परमिशन दे रहे हैं। वहां लगातार सेल्फ फाइनेंस सीटें बढ़ रही हैं। उनके लिए शिक्षक का इंतजाम है, सब कुछ कर रहे हैं, बिल्डिंग के इंतजाम भी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन वो सब सेल्फ फाइनेंस्ड है केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक में। यानी कि आप 10 लाख जो 3% पर ब्याज पर जो पैसा देने के काम कर रहे हैं, बैंक को तो 3% तो मिल ही रहा है ना, कोई फ्री में तो नहीं दिया सरकार ने। किया क्या आपने कि शिक्षा को महंगा बनाने का आपने घोषणा कर दी। 10 लाख रुपया हम दे रहे हैं, पहले आप 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख देते थे। अरे हमको तो 50,000 दीजिए, साल का फीस 50,000 कीजिए। कौन मांगता है आपसे 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया करके आपने फीस को महंगा करने का काम किया है। ये इसमें कहीं भी छात्रों का हित नहीं है। ये समझने वाली बात है, छात्र को कहीं डायरेक्ट वे में कोई हित नहीं मिल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को और ज्यादा बढ़ावा देना, फीस को अत्यधिक बढ़ाना। 10 लाख रुपए फीस का मतलब है आईआईटी की जो फीस है, जो आपने बढ़ाई, मेडिकल की फीस बढ़ाई। मैं समझता हूँ आज से 5 साल पहले देश में किसी भी बड़ी से बड़ी जो है एजुकेशन की फीस जो है 10 लाख रुपए नहीं थी। इसका मतलब आपका भविष्य में ये जो मेडिकल की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, इसकी फीस 10 लाख तक बढ़ाने का आपका कोई ना कोई इरादा है। इसीलिए आप ये इस इरादे से इसके हाथ में लोन दे रहे हैं। लोन मतलब वो लोन लेगा तो वो पुल बनाएगा जो इंजीनियर, उस पुल में घूस खाएगा, वो पुल गिरेंगे। निश्चित है जो 10 लाख का लोन कर्जा लेके जो पढ़ेगा, 4 साल में 40 लाख का लोन लेके जो पढ़ेगा, वो विद्यार्थी क्या करेगा। उसको फिर बाद में पैसा कमाना है, उस लोन को चुकता करना है। तो कैसे डॉक्टर बनेंगे, किडनी बेचने वाले डॉक्टर बनेंगे। ये देश को गर्त में ले जाने की एक साजिश है। ये बिल्कुल छात्र विरोधी, जन विरोधी जो है फैसला है। इससे मैं जोड़ दूं अच्छा इसी में शशिकांत जी, में एक चीज जोड़ दूं। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में तकनीक के पढ़ाई के लिए फीस का 1 लाख रुपया कर दिया गया है, बढ़ा करके। जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ, 1 लाख रुपया कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ 10 लाख का तो परमिशन दे दिया ना। आप कह रहे हैं 10 लाख तक 3% पर जो है 10 लाख रुपए तक मिलेंगे, तो इसका मतलब आपने 10 लाख को घोषित कर दिया ना। जी मतलब कहीं ना कहीं आप लोग जो है उसको परमिशन दे रहे हैं, कहना चाहते और बिल्कुल शशिकांत करने का बहुत बड़ा साजिश है ये। और जो छात्र बन के जाएंगे भी तो उसका पूरा लूटा जाएगा उनको, और उनको जो कुछ कमाएंगे वो बैंक में जाएगा, सरकार को मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, और गुणवत्ता चीजों की बहुत ही गिरेगी। मैं चौथे पॉइंट पर आता हूं। इसमें है सेल है, क्या कर लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5% और लॉन्ग टर्म 2.5% बढ़ा दिया। देखिए मध्यम वर्ग जो पहले से ही थोड़ा सा देखिए निम्न वर्ग का तो कोई शेयर से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो छोटे तबके का व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं उसका पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगा है, यानी बैंक के जरिए। बैंक में जो पैसा जमा होता है
हमारा वो शेयर मार्केट में, बीमा कंपनियों में जो पैसा लगा होता है वो शेयर मार्केट में पैसा लगता है, कहीं ना कहीं वो पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगा है। तो जो गरीब की पूंजी जो शेयर मार्केट में लगी है, समझना चाहिए जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो बैंक शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, उस पर टैक्स बढ़ने का मतलब है कि जो शेयर मार्केट में लगने के कारण हमारा पैसा बढ़ना चाहिए वो घटेगा, गरीब आदमी का जो बैंक के अंदर जमा करता है उसकी ब्याज घटेगी, क्योंकि तो बैंकें भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रही हैं, एलआईसी कंपनी भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है, ब्याज वो सब पे लगना है, वो जो टैक्स लगाया है वो सब पे बढ़ेगा। और दूसरा मध्यम वर्ग तो सीधे शेयर खरीदता है, उसको उसने जो अपनी पूंजी बचा कर कैसे भी शेयर खरीदा, वो इसलिए खरीदा कि मैं इससे लाभ कमाऊंगा, तो वो भी उस लाभ, क्योंकि सबसे पहले तो एक जो आयकर दाता है, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जो शेयर बाजार में काम करता है वो टैक्स भी कहीं ना कहीं देता है, तो टैक्स देता है, एक तो उसने अपनी इनकम पे टैक्स दे दिया, उसके बाद कुछ सोचा कि जो कुछ बच गया है उसको हम शेयर बाजार में लगा देंगे, शेयर में लगा देंगे, थोड़ा पैसा कमाएंगे, तो वो जो शेयर में लगाया उस पर भी उसने टैक्स दे दिया। तो ये सरकार का चौतरफा टैक्स का जो कानून है, जो कभी अंग्रेजों के जमाने में 3 गुना लगान की बात होती थी कि आपको 3 गुना लगान कर देंगे, तो पहले 1 पैसा लगान लगता था, अंग्रेजों ने 3 गुना लगान कर दिया। तो आप समझें कि इन्होंने जो है 3 गुना लगान की बात कर दी है कि आपके सबसे पहले तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपका कोई वेतन आयोग नहीं बनेगा, समय के साथ महंगाई के साथ आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो एक लगान तो उन्होंने ये चुकता कर लिया। दूसरा ये है कि आपकी जो इनकम होगी उस पर इनकम टैक्स होगा, दूसरा लगान ये कर लिया, और तीसरा लगान ये कर लिया जो आप भविष्य में बचाएंगे उस बचत पर भी आपसे जो है टैक्स लिया जाएगा। तो अंग्रेजी शासन में जिस तरह से 3 गुना लगान खेती पे कर रही है, उस तरह से सरकार जो है अंग्रेजों की तरह से उसी तरह से व्यवहार कर रही है, और जनता पे 3 गुना टैक्स जो है भार जो है टैक्सों का थोप दिया गया है। बिल्कुल। ये मैं एक चीज और याद दिला दूं आपको कि जब 4 जून को रिजल्ट आने वाला था, तो 3 जून को ही शेयर बाजार खरीदने का लोगों को मोदी जी ने कहा था कि खरीदिए, आप शेयर खरीदिए। और जब सरकार बनी 4 को, जो स्थिति शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया और लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। खैर, मैं 5वां पॉइंट पर आता हूं। घर खरीदना है, कितना लाभ होगा, होम लोन के पर सब्सिडी मिलेगी कितनी या क्या नहीं, ये क्या है? देखिए, होम लोन पर सब्सिडी तो अभी उन्होंने कहा कि सब्सिडी देंगे, लेकिन ये सही बात है कि अभी सब्सिडी तो आपको बता दें कि ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है ये वर्ल्ड बैंक के उस पर चल रही है। वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है वो अपनी नीतियां देश में लागू कर रहा है, जिसका हम लगभग 90 के दशक से किसान मजदूर संगठन और जो भी प्रगतिशील संगठन थे या अर्थशास्त्री थी वो लगातार विरोध कर रहे थे कि हमें जो विश्व बैंक की जो नीतियां हैं उनका हम हमेशा से विरोध करते आए। उनका हमेशा ये चलन था कि सरकार अपना बोझा कम करे, बोझा का मतलब सब्सिडी कम करे, सरकार जो है सरकारी नौकरियां कम करे, संविदा पे लगाए, छटनी नौकरियों की कमी, कम से कम जो है वेतन देकर अधिक से अधिक काम लेना, ये सब जो नीतियां हैं ये सब वर्ल्ड बैंक के इशारे पर हो रही हैं, और उनके दबाव में आज भारत सरकार है, और उसी दबाव को लेते हुए ये जो फैसला ले रहे हैं कि सभी क्षेत्रों की जो सब्सिडी है उसको ये खत्म कर रहे हैं। सब क्षेत्रों की जो हाउस पे मिलता था, हाउस लोन पे सब्सिडी मिलती थी, या लघु व्यापार जब करते थे उसमें जैसे 1 लाख 2 लाख रुपए का लोन मिलता था, उसमें अब स्कीम बदल दी। अब उन्होंने स्कीम कर दी आत्मनिर्भर भारत के अंदर, अलग स्कीम में लोन देते हैं स्वरोजगार के लिए। उस पहले जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी उसमें 1 लाख जैसे 15% जो है सब्सिडी होती थी, वो पैसा जमा नहीं करना पड़ता था, बाकी पे 4% के ब्याज से बहुत आसान ब्याज था, सालाना 4% के हिसाब से। अब वो उस प्रधानमंत्री रोजगार योजना को तो कहीं खत्म कर दिया, अब नई स्किल योजना ले आए, उसमें किसी तरह की सब्सिडी नहीं है। मतलब जो बेरोजगार लोग थे उनको जो 15% सब्सिडी थी, वो योजना नई बदल के पुरानी योजना को खत्म और नई योजना लाके उसको खत्म पहले से कर दिया है। रोजगार में सब्सिडी नहीं है, गरीबों के घर में कोई सब्सिडी नहीं है बनाने के में। दूसरा बात ये, अंबेडकर साहब जब संविधान बना रहे थे बाकी सब लोग 1947 में, तो उन्होंने कहा था कि जैसे सीमेंट है,
जो कि उपयोग की चीज है, भवन निर्माण के उपयोग की चीज है, जो लोहे के बनी हुई चीजें हैं, जैसे सरिया है या कोई चीज है, या फिर ईंटें हैं, जो ग्रामोद्योग में, आपको बता दें ईंट उद्योग ग्रामोद्योग में आया करता था। ग्रामोद्योग बोर्ड से इसको पैसा भी मिलता था ईंटों के लिए, जो घर बनाने के लिए ईंट है। तो उस समय की सरकार ने भी इससे केरोसिन ऑयल है या बहुत सारी चीजों पे सब्सिडी देने का एक था कि जो जनता, आम जनता की जरूरत की चीजें उन पे सब्सिडी मिले। धीरे धीरे सब पे सब्सिडी खत्म कर दी है नई नई तरीके से। सीमेंट पर सब्सिडी खत्म कर दी है। अब सीमेंट बहुत महंगा हो गया, सीमेंट की बोरी। तो ये सब जो चीजें हैं जो आम जनता की कहीं ना कहीं जरूरत की चीजें हैं, जैसे किताबों पर, कागज पर सब्सिडी खत्म कर दी है। आज जो पेपर इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत महंगा कागज है, महंगा कागज होने से किताबें महंगी हो रही हैं। तो सरकार पहले सब्सिडाइज पेपर देती थी, अखबारों के लिए सब्सिडी बहुत सारी थी। आप मीडिया से रिलेटेड हैं, देखें हो तो प्रिंट मीडिया को पहले सब्सिडाइज अखबार कागज मिलता था प्रकाशन विभाग से। अब जो पहले जिले में एक ही अखबार हुआ करता था या दो अखबार, अब अखबार, जनसंख्या बढ़ने से अखबारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन आप देखें वो सब्सिडाइज जो पेज है, सब्सिडाइज जो पेपर मिलता था विभाग से, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अब वो सब्सिडाइज पेपर किसी को मिलता ही नहीं है। तो हर क्षेत्र में सरकार ने जो है राहत देना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। ये जन विरोधी नीतियां पिछले, आप समझिए, हम ये 10 सालों को इल्जाम नहीं देते, हम तो और पीछे को जाते हैं। पिछले 20 साल से जो है लगभग लगभग देश के अंदर ये नीतियां लगातार चल रही हैं। पिछले इन 10 साल से, जो पिछले 10 साल जो नीतियां उन्होंने चलाई 2004 के बाद में, जो सपरंग सरकार थी, वो अपने कारणों से, इन्हीं कारणों से गई। और ये जो सरकार है ये भी भुगतेगी इसको, इसका परिणाम। ये छठा पॉइंट है, मुझे घर बेचना है, क्या लाभ क्या हानि। प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई नहीं, पर टैक्स घटाकर 12.5%। ये क्या है? देखिए, आप सही कह रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी बेचने पर, अभी मान लीजिए प्रॉपर्टी गेन होता है, आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, पहले ऐसा नहीं था। प्रॉपर्टी गेन, जिसको कारपोरेट गेन कहते हैं, हमने मकान खरीदा 4 लाख रुपए का, किसी समय हमारे कागज 4 लाख के थे, आज 40 लाख का बेच रहे हैं। तो जो 16 लाख है, उस 16 लाख के ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कारपोरेट गेन, जो प्रॉपर्टी गेन है। तो ये नई तरह का एक जो कुचक्र बनाया है सरकार ने, वो हमें समझना होगा। इसमें मतलब, वो मैंने जो 4 लाख में संपत्ति खरीदी थी, अब मेहनत की पूंजी थी, मैं ये एक प्लॉट लेके डाल दिया किसी ने 4 लाख रुपए का, 20 साल बाद बेटी की शादी है, उसको बेटी की शादी के लिए उसने 100 गज का प्लॉट ले लिया। ज्यादातर आपको जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में ऐसे मिलेंगे जो अपनी बेटी बच्चों की ब्याह शादी या पढ़ाई के लिए छोटा मोटी कोई प्रॉपर्टी लेके डाल देते हैं। उनका ये नहीं होता है कि उससे कोई अमीर करोड़पति बनना है, वो उसमें कुछ शादी करेंगे या पढ़ाएंगे बच्चे को। मैक्सिमम आपको ये मिलेगा। तो जब शादी करते हैं तो उस प्लॉट को बेचते हैं, कोई बड़ी पढ़ाई करते हैं तो उस प्लॉट को बेचते हैं। आप 70% आबादी जो प्रॉपर्टी लेती है, छोटा मोटा कोई किनारे प्लॉट लेती है, या किसी तरह की प्रॉपर्टी में आते हैं, गहने भी आते हैं उसी प्रॉपर्टी में, मतलब गहने भी एक उसमें आते हैं, जायदाद में, जमीन जायदाद जो चीज है। लेकिन उस पर गेन होगा, कागजी गेन होगा। कागज आप घटा नहीं सकते। वो प्रॉपर्टी में जितना भी गेन है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसका टैक्स को बढ़ा दिया है। यानी आपके हर एक चीज में उन्होंने, आप किराए के मकान में देख लीजिए, अक्सर होता था कि हमारे 3 कमरे हैं, घर का वजन बढ़ गया, बच्चों की पढ़ाई की फीस बढ़ गई, तो सोचा कि 3 कमरे में से 2 कमरे में रह लेंगे, एक कमरा हम किसी को किराए पे उठाते। वो कोई इनकम बढ़ने का मामला नहीं है, वो खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए हमने एक किराए पे उठा दिया। खर्चा बढ़ने पर 3 कमरे हैं, उसमें भी करते हैं लोग कि एक ही कमरे में रह लेते हैं, एक और उठा देते हैं, मतलब जब आय के स्रोत नहीं हो तो। ज्यादातर जो किराएदार हैं, किराए पे उठाने वाले जो लोग हैं, मकान मालिक हैं, उनका रवैया यही होता है। वो एक बड़ी संख्या है उसमें ऐसे लोगों की, जो अपने खर्चे बढ़ने पर कुछ उनमें मदद मिल जाए इसीलिए 1-2 कमरा किराए पे उठाते हैं। लेकिन अभी सख्ती के साथ वित्त मंत्री ने कहा है कि अब किराए पर मकान उठाना अतिरिक्त आमदनी मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगाया जाए, इनकम टैक्स में इंक्लूड होगा। इनका अतिरिक्त आमदनी का मतलब है कि आपको उसमें 10% का टैक्स देना होगा, जो लेखक रॉयल्टी पे देते थे, या जो LIC एजेंट रॉयल्टी पे देते थे, उसको रॉयल्टी अतिरिक्त आय,
वो 3 लाख और उसके गेन में नहीं आएगा, उसको आपके अतिरिक्त आय में जाएगा, जिसपे बहुत ज्यादा टैक्स कटता है। वो आप जानते हैं, LIC एजेंट होते हैं या फिर रॉयल्टी होता है, वो टैक्स का दायरा अलग होता है, उसका क्लॉज भी अलग है। उस हिसाब से हाउस पे रेंट पर कटेगा। कई बार ऐसा होता है कि एक मकान है, दोनों बच्चे अपना परिवार लेके अलग रहने लग गए, तो बुजुर्ग दंपति जो हैं उनके पास मकान है, उसके 2 कमरे उठा दिए तो अपना पालन पोषण करते हैं, बुढ़ापे का सहारा होते हैं किराए का मकान। आप कहीं भी जाइए बड़े बड़े शहरों में, हम तो शायद लगता है ये सरकार कभी इस परिवार में रही नहीं है, ये सरकार कभी जनता में नहीं रही है, ये सरकार व्यापारी और कॉरपोरेट की भक्ति और उनकी नौकरी करने वाली सरकार है। इनके मंत्री ऐसे लोग हैं वो जानते ही नहीं समाज में किस तरह का कल्चर है, किस तरह से लोग रोजी रोटी कमाते हैं, इसीलिए उन पर वो अटैक कर रहे हैं। नहीं, अगर ये उनमें से होते तो इस तरह के अटैक नहीं करते। ये शशिकांत जी, ये जो किराए के मकान में किराए से जो अर्जित पैसा है, इसमें जो लगाया जा रहा है, तो क्या यह किराएदार से वसूला जाएगा? देखिए, ये तो मकान मालिक की आय है, किराएदार से नहीं, मकान से तो मकान मालिक की आय है, मकान मालिक से वसूलेंगे। लेकिन इसका मकान मालिक भी अपनी जेब से नहीं देगा, उस किराए को बढ़ाएगा कि हमको इतना टैक्स देना पड़ेगा, उसको हिसाब देना पड़ेगा। किराए का मकान है, किराया उठ रहा है, बाकायदा अधिकारी आएगा, आपके यहाँ किराएदार तो नहीं रहता। अच्छा, बहुत सारे राशन कार्ड भी बनवाते हैं तो मकान मालिक का एड्रेस लिखते हैं, तो किराएदार का तो पता लग जाना है ना। आधार कार्ड है तो उससे पता लग जाना है किस मकान में कितने किराएदार रह रहे हैं। उसका कोई बड़ा बर्डन नहीं है, अधिकारी पता कर लेगा और उसका पैसा जो है आपकी इनकम में लग जाना है, मकान मालिक की इनकम में। और आप उसको अगर ITR में इनकम टैक्स भर रहे हैं रिटर्न, उसमें अगर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे तो आप वायलेशन होगा आपका और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सब लगभग मैं समझता हूँ कि देश की 70% 80% मकानों में किराएदार रहते हैं। तो ये एक बड़ा बिल्कुल। रिव्यू उन्होंने केंद्रीय बजट में लिया। मैं 7वें पॉइंट पर आ रहा हूँ। ज्यादा पेंशन चाहिए उनके लिए क्या? एन में निजी कंपनियों के कर्मियों का अंशदान भी 14%। ठीक है। देखिए, ये जो NPS में, तो NPS तो किसी की मांग नहीं है। मतलब जो है दिल्ली में इतनी बड़ी मीटिंग रामलीला मैदान में हुई थी, लाखों श्रमिक कर्मचारी जो जुटे थे, और उसी का यह है कि इनकी सीटें जो कम हुई है, कर्मचारी वर्ग भी इनसे नाराज है। उन्होंने वोट नहीं दिया है, नाराज है, लेकिन इन्हें तो वोट की चिंता नहीं। ये इनके इन प्रकार ने तीसरी बार सरकार बना ली है, और लाल किले से उन्होंने कहा था कि तीसरी बार में आपके सारे सपने पूरा कर देंगे, कि कारपोरेट जगत के सारे सपने पूरे करने में लगेंगे। तो जितने भी सपने हैं जो अधूरे काम हैं इनके, वो सब कर रहे हैं। तो उसमें NPS में के आपका 14% तक बढ़ा दिया। ये अब एनपीएस सवाल क्या ये, होता है? NPS जो नई पब्लिक पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है NPS। तो अच्छा। NPS में आपने 14% बढ़ा दिया। तो हम तो OPS मांग रहे थे, मतलब 14% बढ़ा दिया। निश्चित ये है कि हमारी सैलरी तो उतनी है, हमें काट के उसमें से देना पड़ेगा अपना 14%। सरकार 14 दे रही है, लेकिन हम आज तो काट के 14% अपना दे रहे हैं। यानी कि हम अपनी उसको बढ़ा सकते हैं, NPS में 14 तक बढ़ा सकते हैं। सरकार ने इस तरह से कह के अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन क्या 14% बढ़ाने के लिए, मान ली 100 रुपया कमाते हैं, पहले हम 10 देते थे, अब 14 देते हैं, क्या उसकी सैलरी, क्या सैलरी उसकी 4% बढ़ गई सालाना स्तर से? तो वो 4 कहाँ से देगा? उस पर तो बोझ है भविष्य के आगे लिए, पेंशन बचाने के लिए। तो ये कोई राहत वाली बात नहीं है, इसका कोई राहत कर्मचारी मान भी नहीं रहा कि आपने कोई राहत दी है। वो तो अपना पैसा है, हम ज्यादा जमा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये 8वां पॉइंट है। मैं कारोबारी हूं, मुझे इस बार क्या मिला? MSME कर्ज समय पर चुका है, 10 की जगह 20 लाख लोन लें। देखिए, कारोबारी को जो चाहिए था, असल में जो छोटा कारोबारी है, बड़े कारोबारी को तो आप बहुत सारी राहत दे रहे हैं, लेकिन छोटा कारोबारी है उसको लोन के सिवाय आप कुछ नहीं दे रहे हैं। मतलब GST का बोझ उसके ऊपर है, तमाम तरह के टैक्सेस का बोझ है, और
छोटे व्यापारी को आप एक लोन देते हैं, एमएसएमई का लोन दे देते हैं, और उसमें किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं है। आप समझिए कि आज से 20 या 25 साल पहले 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लोन पे मिलता था। आज आज वही करने के लिए 20 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि आज से 20 या 25 साल पहले 2 लाख रुपए में एक लोअर मिडिल क्लास बेटिया की आराम से शादी हो जाती थी, छोटी मोटी। आज वही 10 लाख में हो रही है। तो आज जो महंगाई का स्कोप है, उसमें 20 लाख कोई कौन सा बिजनेस व्यापार करेगा वो। सबसे तो आपने चलिए 20 लाख का लोन दिया, लेकिन लोन लेने के लिए उसको जमीन खरीदनी है। तो आप बड़े जो आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं बड़ी कंपनियों के लिए, उनके लिए सस्ती जमीन मुहैया कराते हैं। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं तो उसे फ्री सस्ती बिजली मुहैया फ्री करा उसको देते हैं। लेकिन आप जो छोटा व्यापारी है, जिसको आप कह रहे हैं कि हम छोटे व्यापारी को देते हैं, उसको ना तो सस्ती बिजली है, ना उसको सस्ती जमीन है। उसको बिल्कुल मार्केट रेट में अपने प्लांट को खरीदने के लिए जमीन भी लेनी है। दूसरा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं उसमें तमाम पर्यावरणीय नियम आपके लागू नहीं होते। और आपके छोटा जो व्यापारी है, जो अपने कस्बे मोहल्ले में या घर के अंदर जो छोटा व्यापारी करता था, जैसे मेरा खुद का जो क्षेत्र है वो अलीगढ़ लॉक इंडस्ट्री का है। तो यहाँ छोटी लॉक इंडस्ट्री जो है वो मोहल्ले मोहल्ले में बसी हुई थी। उसमें आपने पर्यावरणीय नियम लगाकर उनको बाहर से बाहर भेज दिया। आपने बाहर भेजा तो उसको वहां महंगी की जमीनें खरीदनी थी इंडस्ट्रियल इलाके में। इंडस्ट्रियल इलाके में आपने किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी, और उसमें उसमें उसको फिर वही जमीन जो है आपने उन्हीं के बच्चे जो उद्योगपति बनना चाह रहे थे, जो खेती बाड़ी नहीं है, जो अपना छोटा मोटा व्यापार है, उनको 10 गुना 20 गुना महंगे जमीन उनको दी, कोई सब्सिडी आपने नहीं दी। तो उसको महंगी जमीन आप देते हैं, महंगी बिजली आप देते हैं, उसके बाद चौतरफा टैक्स लगाते हैं। कच्चे माल पर टैक्स उसको देना पड़ता है, बने हुए माल पर उसको टैक्स देना पड़ता है। उसके उसकी जो समस्याएं हैं, उसको महंगी बिजली देनी लेनी होती है, जो इंडस्ट्रियल रेट की बिजली लेनी होती है। जबकि बिजली कोई अलग अलग नहीं बनती है। जो मेरे घर में बिजली आती है वो भी उसी पावर हाउस से आती है, जो व्यापारी के घर आती है वो भी उसी पावर हाउस से आती है। लेकिन ये उसके लिए जो महंगी इंडस्ट्रियल रेट होता है, हमारे लिए 3 रुपया यूनिट है तो उसके लिए 10 रुपया यूनिट बिजली है। और वहीं एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो जो है 1.5 रुपया यूनिट बिजली है। तो सवाल ये है कि आप बड़े उद्योगपति के लिए ज्यादा कर रहे हैं या फिर छोटे उद्योगपति के लिए। ये सब जो है एक ढकोसला है, सामने सब कुछ दिख रहा है कि आपने देश के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उन पर किसी ना किसी बहाने से अतिरिक्त बोझ डाल रखा है। बिल्कुल। अ, एक सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, नमा पॉइंट इसमें है, किसान हूं, मुझे क्या राहत मिली? 6 करोड़ का जमीन रिकॉर्ड, 1 करोड़ प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे, ये आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, किसानों के लिए तो आप देख लीजिए कि पिछली साल 3.20% खेती के लिए बजट में प्रावधान था, और अब जो है 3.05%, जो 1.5% जो है खेती पर प्रावधान है। यानी कि जो फीसदी जो होता है परसेंटेज हिस्सा खेती का, पिछली साल से और घटा दिया है। सवाल ये प्राकृतिक खेती का ढिढोरा पीट रहे हैं। ऐसे प्राकृतिक खेती के नाम पर ये क्या करेंगे? प्रकृति के भरोसे छोड़ देंगे सारी खेती? यानी बरसात होगी तो आप खेती कर लें, हम कोई सिंचाई का साधन नहीं देंगे। मतलब प्राकृतिक खेती की तो बहुत मीन्स है। जैविक खेती कुछ समझ में आती थी, प्राकृतिक खेती की मीन से आप क्या कहना चाहते हैं? यानी आप सिंचाई का मतलब है जो हम ट्यूबवेल का पानी है उसको आप बंद करा देंगे, आप प्रकृति से जो पानी मिलता है वही लेंगे। इनका जो भूमि जल दोहन है वो प्रकृति के नाम पे आप उसको बंद करा देंगे कि आप नीचे से भूमि जल दोहन कर रहे हैं तो आप प्राकृतिक खेती करिए। प्राकृतिक खेती में आपको ये अलाउ है कि केवल जो ऊपर से पानी बरसे या नदियों का पानी हो उसी का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक खेती का तो मीन्स ये है। जो जो श्रीलंका में भी हुआ, जो अच्छा। श्रीलंका में जो मुख्य विरोध था सरकार का, वो मुख्य विरोध तो यही प्राकृतिक खेती था श्रीलंका के अंदर, कि आपने यूरिया पर प्रतिबंध लगा दिया, आपने फर्टिलाइजर पर प्रतिबंध लगा दिया। देश के अंदर मिश्रित खेती होगी, आप यूरिया पर प्रतिबंध लगाएंगे तो ये भी अध्ययन करेंगे यूरिया पर प्रतिबंध लगाने से कितनी खेती कमी होती है। खेती की उपज कम होती है तो आप किसान को उसकी भरपाई कैसे देंगे? एक तरफा आप निर्णय नहीं ले सकते कि आप यूरिया को बिल्कुल बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप जो यूरिया है, यूरिया का बंद करके उसकी सब्सिडी खत्म करना चाह रहे हैं। प्राकृतिक खेती से मतलब है
कि किसान को जो मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, किसान को पूरी तरह खेती छोड़ने पर ये मजबूर करेंगे। तो हरित क्रांति का जो मामला था, प्राकृतिक खेती जो 100 साल पहले होती थी, जिसमें क्या था, इसमें भूखों मरने की नौबत थी, घर में खाने लायक अनाज भी पैदा नहीं होता था। हम लोग हरित क्रांति में नए नए उर्वरक, नए नए खनिज, नए नए बीज, उन्नत बीज लाए, उसमें आप प्राकृतिक कर रहे हैं। सवाल यह है, इस पे आपका क्या स्टडी है प्राकृतिक पर? कोई किसानों के बीच में चर्चा नहीं है, कृषि वैज्ञानिकों के साथ कोई चर्चा नहीं है। सरकार ये एक फुलछल्ला जो प्राकृतिक खेती ले आई है, इसको कैसे करेगी धरातल पर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, यूरिया पर इन्होंने पिछले पिछले साल की तुलना में सब्सिडी को घटा दिया, पिछले साल की तुलना में सब्सिडी घटा दिया। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए ये देते हैं, किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए देते हैं, लेकिन ये किसान सम्मान निधि इन्होंने ये दिए, हम किसान को कुछ राहत देंगे, लेकिन वहीं देखिए यूरिया पे आपने उतना ही रेट किया, रेट और बढ़ा के 40 किलो का बोरा कर दिया, यानी आपने यूरिया पे लागत बढ़ा दी। आपने डीजल महंगा किया 5 साल में, उस पर लागत बढ़ा दी। आपने 6,000 रुपए लेने का रास्ता आपने पहले तैयार कर लिया, डीजल पर उसका खर्चा बढ़ गया, उसका बिजली पर खर्चा बढ़ गया, उसका खाद पर खर्चा बढ़ गया, उसके माल की ढुलाई पर खर्चा बढ़ गया, उसके रसोई पर खर्चा बढ़ गया, उसके बच्चों की पढ़ाई की फीस पर खर्चा बढ़ गया। आपने 6,000 रुपए दिए और उससे कई गुना पैसा आपने उसकी जेब से, पीछे की जेब से उसकी जेब काट ली। वो कैलकुलेशन साफ है। मतलब आपने 6,000 तो दिया, लेकिन अब उस 6,000 में भी आप घाटा कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं केवाईसी कराइए, कभी आप कहते हैं कि जो खेती का मूल मालिक है उसको देंगे, जो मूल मालिक है नहीं है उसको नहीं देंगे। ये जांच करेंगे, किसी के यहाँ सरकारी नौकर है तो उसको नहीं देंगे, किसी का इनकम टैक्स पेयर है तो उसको नहीं देंगे। आप उसमें भी लगातार लगातार कटौती करते जा रहे हैं। 60,000 करोड़ आप तय करते हैं, मतलब तय तो कुछ करते हैं, लेकिन बाद में देखें तो पूरा खर्च भी नहीं करते आप किसान सम्मान निधि पे। आपका पिछली साल भी पूरा खर्च नहीं किया आपने पैसा, जो मद में तय किया था। इस साल क्या भरोसा है आपका, जुलाई तो निकल गई, आपने कितना पैसा बांटा है, अभी एक किस्त बांट पाए आप, जबकि दूसरी किस्त का नंबर आ गया। आपके तय करने से क्या होता है बजट, उसमें भी आप घाटा करते हैं, घटियाई करते हैं। साल में 2 किस्त बांटते हैं 3 की बजाय। तो ये जो किसान सम्मान निधि के नाम पर चोरी कर रहे हैं, किसानों का तो दुर्गति बहुत है। संपूर्ण कर्जा माफी इन्होंने नहीं दिया। दूसरी, एमएसपी का आप आगे सवाल पूछेंगे तो उस पर जवाब दूंगा अगर होगा, नहीं एमएसपी में इस पे ही बोलता हूँ। सर, निर्मला सीतारमण ने ये कहा, और सबसे पहले वो जो उनका कृषि मंत्री है, वो कहते हैं हमने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा जो है खाद्यान्नों पर जो है कीमत बढ़ाई है। आप देखिए 2004 में जो गेहूं का रेट था, 2014 तक कितना बढ़ा, आप उसको कैलकुलेट करेंगे ना। इससे मतलब नहीं है कि उस समय 1,600 रुपया रेट था। अरे भाई 2004 में जो रेट थे 600, 1,000 रुपये, कितना गुणा बड़ा बड़ा। आपने जो 1,600 के रेट से 2,200 2,300 रुपया रेट में आप उछल कूद कर रहे हैं कि 10 साल में हमने इतना बढ़ाया। परसेंट देखिए कितना बढ़ा है 10 साल में। जो कांग्रेस के सरकार में या पिछली सरकारों में 500 600 से रेट बढ़कर 2004 में कितना हो गया, आपका 1,600 रुपया हो गया। आपने 1,600 से 2,300 रुपया किया 10 साल में, आपने कोई कीमत नहीं बढ़ाई। कैलकुलेशन में ये है कि आप मीडिया के जरिए झूठ भरमा कर, फैला कर सकते हैं, लेकिन जब उसका एनालिसिस होगा तो किसान के साथ इन्होंने धोखा किया। 10 साल में कोई कीमत इनकी नहीं बढ़ी। इधर से कीमत बढ़ाया, उधर से कीमत निकाल लिया, हाँ, सब जो वो घटा वटा करके निकाल लिया। ठीक है। मैं एमएसपी पर नहीं आता क्योंकि मतलब एमएसपी पर इसमें कोई घोषणा नहीं किया है कृषि मंत्री तरफ से, बजट में कोई घोषणा नहीं एमएसपी पर है, ना ही किसी तरह का अन्य कोई घोषणा है, इसलिए उस पर आने की जरूरत भी नहीं था फिर मेरे लिए। आपने बोलते बहुत अच्छा किया। 10वां पॉइंट है, नया कारोबार है, मुझे क्या दिया, एंजल टैक्स खत्म, स्टार्टअप के लिए अधिक फंड जुटाना आसान। देखिए ये नए रोजगार की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम धरातल पर कहीं देख के आए कितना नया रोजगार ये शुरू करना है, हमको ये देखना पड़ेगा। ये कौन सा नया रोजगार शुरू कर रहे हैं? जो पुराने एस्टेब्लिश रोजगार हैं उन्हीं पर ये अपना लेबलिंग लगाकर ये कहते हैं स्टार्टअप। चाय पकौड़े की दुकानों को स्टार्टअप बता रहे हैं ये, जो स्वरोजगार है अपने आप में। नया स्टार्टअप में अभी तक जो स्टडी है, अब तक देखें
तो सरकार ने कहीं भी कोई कोशिश ही नहीं की कि मतलब कोशिश क्या, कहीं कोई स्टार्टअप में नहीं आया कि ये नया बिजनेस इस जिले में शुरू हो गया हो या इस व्यापारी ने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया गया हो। उसके रूप में कुछ ये कहानियां मीडिया में रचित करते हैं, कुछ कहानियां होती हैं इनकी कि हमने इसको, इस सरकार ने इसको अनुदान किया, इसने नया स्टार्टअप बनाया, आज ये अरबपति बन गया, ये करोड़पति बन गया। धरातल में आज तक नंबर एक जो स्टार्टअप कंपनियां, उसका धरातल में कहीं रोजगार में कहीं आपको वो नहीं दिखेगा रोल, या उस जिले के विकास में कोई रोल नहीं दिखेगा इनके स्टार्टअप जितने भी हैं अभी तक बने हैं। दूसरा, ये स्टार्टअप में कुछ कहानियां बनाते हैं, वो हवाई होती हैं, उनका कोई रोल नहीं है। दूसरा, ये कहते हैं कि नया कारोबार शुरू करना है। आप बताइए कि आज के समय में किसी को नया कारोबार अगर शुरू करना है तो पहले स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में व्यक्ति एक कोशिश कर लेता था, नया कारोबार शुरू करता था, जिसको हम कारोबार कहेंगे। आज कारोबार के रूप में चाय का होटल, पकौड़े की दुकान, सब्जी की दुकान, या पंच पंचर। फेरी वाला, फेरी वाला, या साइकिल पर गुब्बारे बेचने वाला, ये हम कभी कारोबार में नहीं मानते थे। इनको तो पहले हर कोई कर लेता था, मतलब रोजगार के रूप में, है ना। इसमें जी सरकार का कोई रोल नहीं मानते थे। सरकार उसका भी क्रेज लेना चाहती है कि हमने पकौड़े की इतनी दुकानें खुलवा दी, हमने इतनी दुकानें जो है फेरी वालों की खुलवा दी। जो जनता अपने आप जो है अपना कोई स्वरोजगार ले लेती थी, कर लेती थी, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, खुद पब्लिक भी डेवलप करती थी रोजगारों को। आज उसकी हालत ये होगी, जिस क्षेत्रों में उन्हें रोजगार डेवलप करने चाहिए, जो उद्योग के क्षेत्र में, जो मतलब कहना चाहिए निर्माण क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, या रेलवे है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, डॉक्टरी है, या जो भी डिपार्टमेंट है, उनमें जो रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध करने चाहिए थे, या फिर इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री में आप बताइए नया कारोबारी अगर आज डेवलप हो रहा हो, कोई नया कारोबारी डेवलप नहीं हो रहा। जो कारोबार है वो बंद हो रहे हैं। छोटे जो कारोबार हैं, आप चाहे कानपुर का कपड़ा उद्योग देख लीजिए, हमारे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उसमें कोई नया कपड़ा व्यापारी या कपड़ा खाना खुला हो, या लॉक इंडस्ट्री में देख लीजिए, पुराने हैं उनके बंद होने के कगार हैं। तो ये कौन सा नया स्टार्टअप पैदा कर रहे हैं? स्टार्टअप पैदा, कौन सा नया स्टार्टअप पैदा कर रहे हैं? ये क्या स्टार्टअप पैदा कर रहे हैं? ई रिक्शा चलाते हैं, उनको ई रिक्शा दे देते हैं, कहते हैं हमने इतने ई रिक्शा चलवाए। जो शहरों में ई रिक्शा, उन्हें 2.5-2.5 लाख रुपया का लोन देते हैं, कहते हैं हमने इतने स्टार्टअप चालू करिए, इतने ई रिक्शा वालों को रोजगार दिया है। जो जो कभी भी इसको, इस बेशरम सरकार कभी भी रिक्शा चलाना, फेरी चलाना, इनको इन्वॉल्व नहीं करती थी कि हमने इतने रोजगार पैदा किए। ये निकम्मी बेशरम सरकार है जो संविदा पर नौकरी देती है 11 महीने की, और उसको इनका मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट बांटता है बड़े गर्व के साथ, 1 लाख रुपए 1 लाख रोजगार दिए। 11 महीने की स्थायी नौकरी, कोई 5 और 7 हजार रुपए की, उनको बड़े गर्व के साथ में लखनऊ बुलाकर और पटना बुलाकर इनकी सरकारें जो है सर्टिफिकेट बांटती हैं, इतने लोगों को हमने रोजगार दिया संविदा की नौकरियों में। ये फेलियर सरकार है अपनी, कैसे भी इन झूठे फरेबों से इज्जत नहीं बचने वाली है इनकी, कोई मतलब नहीं है। शशिकांत जी, इसमें आप बताएं कि ये तमाम जो आपने बजट बताया, इसकी विफलताएं और ये किस तरह से ये पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जैसे कि मोदी ने खुद कहा था कि 10 साल तो ट्रेलर था, अब फिल्म चलेगा। तो फिल्म तो यही दिखाया है कि पूंजीपतियों का काम किया जाएगा। खैर जो भी है, मेरा सवाल आपसे सीधा रहेगा, इन तमाम विफलताओं के बीच किसान आंदोलन किस तरह इसको देखेगा? देखिए, जो किसान आंदोलन का जो उभार हुआ था वो भी जो खेती को ये कारपोरेट को देना चाहते थे, कारपोरेट के हाथ में, बीजों का उत्पादन, उसका भंडारण, सीधे सीधे खेती करने का, कारपोरेट खेती, कारपोरेट फार्मिंग, मतलब पूरे देश की खेती को एक तरह से था मंडियों को उनको देना चाहते। तीनों कृषि कानून इसी रूप में लाए थे। किसान सही वक्त पर जागा, संगठित हो गया, उसने ये लड़ाई जीत ली, 3 कृषि कानून वापस ले लिए। लेकिन चोरी रास्ते से अभी भी वो कार्यवाही जारी है। वो अपनी कार्यवाही में केंद्र राज्य सरकारों के जरिए या फिर कुछ छोटे मोटे क्रियाविधि से चोरी छुपे
वो करना अभी भी जारी है कारपोरेट की जगह। तो देश में पहली बार ऐसा समय बहुत समय बाद आया कि सरकार को अपने मतलब कहना चाहिए वो घुटने टेकने पड़ गए। घुटने नहीं टेकने पड़ गए कि अब 10 साल बाद जब ये नहीं मान रहे तो एक राजनीतिक लड़ाई भी किसानों को लड़नी पड़ गई कि अब इनको हराएंगे, गाँव में नहीं घुसने देंगे। तो अब के बीजेपी की जो सीटें कम हुई हैं तो बड़ी दमदारी के साथ में अगवा बन के, जनता के प्रत्येक वर्ग का अगवा बन के, कोई भी जिला हो, कोई भी राज्य हो, उसमें किसान सामने खड़ा है जनता के बागी वर्गों को, असंगठित जो वर्ग है उसकी ताकत बना है, तमाम असंगठित वर्ग हैं, रिक्शा चालकों के संगठनों को सहयोग किया जगह जगह जाकर, जिनका संगठित नहीं था। तो ऐसा नहीं है, किसान संगठनों ने बाकी संग वर्गों को भी ताकत देने का काम किया है। और उसकी लड़ाई क्यों? क्योंकि किसान एक मतलब आप समझ लीजिए कि एक अलग अलग वर्ग नहीं है, इसको अलग मान के भी नहीं चलना चाहिए। किसान के यहाँ लेकिन फौजी होता है, लेकिन किसान शशिकांत के जी, यहाँ लेकिन छात्र होते हैं, बिल्कुल यही किसान के शशिकांत यहाँ जी, निर्माण मजदूर भी है, कारखाना मजदूर भी है। तो ये इसका जो जीवन है वो प्रत्येक वर्ग से जुड़ा है। किसान के यहाँ नौकरी करने वाला आदमी भी है, सरकारी नौकरी करने वाला, जिसको पेंशन नहीं मिल रही है। तो किसान और गांव, क्योंकि इसकी 67% आबादी अभी गाँव से जुड़ी है और उसका गाँव से कहीं ना कहीं जुड़ाव है। उसका उसका ही उसके ही परिवार का व्यक्ति शहर में जाके कारखाने में काम कर रहा है, तो उसका ही कोई बच्चा जो है कारोबार कर रहा है। कहीं ना कहीं किसान तो हर वर्ग की लड़ाई लड़ेगा। तो ये लड़ाई जो है देश की सभी वर्गों की लड़ाई की अगवा बनेगी। बिल्कुल। शशिकांत जी, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा जाते जाते। जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में किसानों के प्रतिनिधि को मिलने के लिए बुलाया था, तो किसानों के प्रतिनिधि को रोक दिया गया था, आने नहीं दिया गया था। जब राहुल गांधी ने कहा कि ये किसान है इसलिए इनको रोका जा रहा है, तो फिर इनको बुलाया गया। तो क्या सरकार किसान को अछूत मानती है और क्या संदेश दे रही है मामले में, इसको इस घटना को लेकर? देखिए, अगर ये किसान और मजदूर का, देखिए जो व्यवस्था इस समय चल रही है कारपोरेट जगत की, पूंजीवादी जिसको व्यवस्था कहते हैं, उसमें किसान की उपज का मोल और मजदूर की जो मेहनत है, श्रम का शोषण के एकमात्र रास्ता होता है अति लाभ पाने का, मतलब अकूत लाभ लेने का एक ही मात्र रास्ता है। और ये इस ओर बढ़ रहे हैं। ये सरकार क्योंकि उनकी पिट्ठू सरकार है, कारपोरेट जगत की पिट्ठू सरकार है। कारपोरेट जगत मतलब 20 पॉइंट कुछ लाख का जो है कुल संपत्ति है, लाख करोड़ की कुल संपत्ति अकेले अंबानी परिवार की है। 20 पॉइंट कुछ लाख का मतलब है, लाख करोड़ का मतलब है कि हमारे देश की सारी खेती पर जो खर्चा होना है उससे भी कहीं ज्यादा उन एक हमारे 1.52 लाख करोड़ खर्चा होना है। और अंबानी के पास 20 लाख करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। अब आप समझिए कि ये जो गैप है ये क्यों आया है? क्योंकि वो शोषण किसानों का करते रहे हैं इतने सालों से, और अंबानी जैसे, अडानी जैसे लोगों का घर भरते रहे हैं। और वो ये नहीं चाहते कि संसद में उनकी आवाज उठे, संसद में किसान जाए। इसीलिए उनको रोकना तो वो चाहेंगे, इसीलिए वो उन्हें रोका है, उनका काम है रोकने का, क्योंकि उनकी पोल खुलेगी देश भर में। और उनके दुश्मन के रूप में तो हैं, अगर दुश्मन के रूप में ना होते तो यहाँ अगर एक परिवार के 8 आदमी मर जाते हैं, 50 आदमी भी किसी वर्ग के किसी आंदोलन में मर जाते हैं, तो सरकार हाहाकार हो जाती है, सरकार वहां पहुंचती है। 100 आदमी मर जाते हैं, वहां सरकार पहुंचती है। 800 आदमी आज तक आंदोलन में मतलब शहीद हो गए। इस सरकार ने ये भी नहीं है कि एक लाइन किसी मंत्री ने कह दी, मतलब ऐसा नहीं है केवल मोदी को कहेंगे, ये पूरा नेक्सस जो है अंबानी अडानी तक ने भी नहीं कहा है। उन्होंने भी नहीं कहा कि भाई किसानों की हत्या हो रही है। और यहाँ तक कि कोरोना काल में जब बहुत सारे व्यापारी, अजीत प्रेम जी से लेके सब लोग करोड़ों रुपया लोगों की मदद कर रहे थे, लगा रहे थे,
ये व्यापारी ये दिखा रहे थे कि देखिए हम ऐसे समय में भी लाभ कमाएंगे, खून चूसेंगे। आपने देखा होगा एक पैसा किसी ने इनमें से नहीं लगाया। तो टाटा खर्च कर रहे थे, अजीत प्रेम जी खर्च कर रहे थे जी जान लगा के, और वह पीएम केयर्स फंड में ये माल मार रहे थे। इसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये दर्शाता है कि ये किसान मजदूर विरोधी नहीं, इंसानियत के ही विरोधी हैं। इंसानियत विरोधी है, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। और हम उम्मीद करते हैं कि किसान संगठन इन तमाम चीजों को देखते हुए एक नए आंदोलन का सूत्रपात करेगी और कर भी रही है। और जो मैसेज देश में दिया है किसान संगठनों ने, उसका बहुत ही भारी मूल्य भाजपा ने चुकाया है। और अगर इनका ही रवैया रहा तो निश्चित तौर पर आगे भी इसका ये मूल्य चुकाएंगी बीजेपी। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जो चमकदार फ्लेवर के तहत जो विज्ञापन किया जा रहा है बजट को लेकर के, उस पर एक अच्छी व्याख्या की। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को डाल लेते हैं और कहना चाहेंगे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लंबे वीडियो देखने का आदत बनाइए। नमस्कार। इनके जितने भी मीडिया और अखबार हैं वो अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि जब जनता तक मैसेज जाने ये अपना भ्रम फैला सकें। ये डाल है, हम बात बात हैं। पूरे देश भर में बजट की प्रतियां गांव गांव चली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।